हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। और अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या कौन कौन से दो इन्वेस्टमेंट है? फर्स्ट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन पे फिक्स रेट से अपने को इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। और सेकंड, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पे वेरिएबल रेट से हमको क्या होता है? इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, दैट इज नोन एज वेरिएबल इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्यों हम लोग इन्वेस्ट करते हैं? तो एक ऑब्जेक्ट तो ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन अर्न इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और शेयर्स का या डिबेंचर्स का मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो उससे आपकी वर्थ बढ़ती है। एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो प्रॉफिट है वो अर्न करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ये चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि एक इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करता है तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अपने को क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है। और फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिक्स इनकम बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, और उसमें टॉपिक टू बी डिस्कस में था पहला अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, सेकेंड था अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल, फिर सेल पे प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट, और फिर था उसके बाद में फोर्थ अपने को डिस्कस करना था अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। फिर उसके बाद ईयर एंड पे वी हैव 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर एक्रूड इंटरेस्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और थर्ड हम लोग बात कर रहे थे बैलेंसिंग की। ठीक है, ये अपने को डिस्कस करना था। उसमें से फर्स्ट टू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अकाउंटिंग फॉर परचेज और अकाउंटिंग फॉर सेल। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इफ एनी टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विद कॉस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का इंटरेस्ट बायर को देना पड़ेगा टू बैंक। ठीक है, और इस केस में वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट। इस एंट्री को करने के लिए हमको कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? सोच के देखो, डिपेंड करता है कि आपके मार्केट प्राइस जो है वो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है? कम इंटरेस्ट है। यहाँ पे अपन ने लिखा था अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है? कम इंटरेस्ट है। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ये अटक गया। अगर आपकी मार्केट प्राइस, इफ़ योर मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट, तो कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है? कैसे निकालते हैं? ओके, आ गया। तो आप कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, ब्रोकरेज वगैरह कुछ पेमेंट किया तो वो ऐड होगा, उसमें से आप जो इंटरेस्ट है लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का जो इंटरेस्ट है वो आप माइनस कर दो, जो कि फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। और अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अगर आपकी मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, दैट मीन्स इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से होगा। तो उस केस में अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो आप एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ले लो, उसमें ब्रोकरेज एक्सेट्रा कुछ है तो ऐड कर दो, कॉस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से होता है। एडिशनली वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। और उसके बाद अपन ने बात की थी अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो सेल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक का इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा, और टू इन्वेस्टमेंट विथ नेट कैश रिसीव। ठीक है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो फॉर दिस एंट्री यू रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ एनसीआर। और एनसीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग उस केस में? तो एनसीआर कैलकुलेट अगर आप करना चाहो तो एनसीआर के लिए फिर वही बोलूँगा कि एनसीआर की कैलकुलेशन डिपेंड करेगी कि आपकी मार्केट प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। तो अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है? कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसमें से अगर कोई ब्रोकरेज या एक्सपेंस पेमेंट किया है तो वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा नेट कैश रिसीव कम हो जाता है। और इंटरेस्ट जो है लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट तक फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ता है। और अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या हो? एक्स इंटरेस्ट हो, इफ़ योर मार्केट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट, तो अगर आपका एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है तो क्या होगा? एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ले लो, उसमें से ब्रोकरेज एक्सेट्रा जो भी है वो आप माइनस कर दो, आपका एनसीआर आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में वी हैव टू कैलकुलेट एडिशनल इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू ट्रांजैक्शन डेट। और मैंने आपको कुछ दो क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट केस में, अगर आपने कैलकुलेट किया हो
तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइजेस कम इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट इंटरेस्ट 511% डिबेंचर परचेज क्या किया, 511% डिबेंचर परचेज एट द रेट ऑफ 115। तो अगर जैसे अपन फर्स्ट बात करें, क्या जब मार्केट प्राइस क्या हो, कम इंटरेस्ट हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में, कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज। तो अपनों ने 500 इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 115 के हिसाब से, तो 57,500 आ गया। ब्रोकरेज परचेज के वक्त अगर आप ब्रोकरेज का पेमेंट करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो ब्रोकरेज 2% विच इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस, तो इसका 2% ब्रोकरेज है 1150, ठीक है, और माइनस इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट। तो दो ड्यू डेट है, एक 30 जून और एक 31 दिसंबर। ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर से पहले जो ड्यू डेट है वो कौन सी है, बिफोर 1 अक्टूबर लास्ट ड्यू डेट इज 30 जून। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ, तो आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 500 का फेस वैल्यू कितना हो गया, 50,000 पे 11% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इट कम्स टू 1375। तो ये 1375 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। बस ये आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट आ गया। तो 57,500 प्लस 1150 माइनस 1375, तो ये आ रहा है तुम्हारा 57,275। ठीक है, अब अगर आप एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 57,275, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1375, 57,275 प्लस 1375, तो ये आ रहा है 58,650। ठीक है, और अगर आपकी मार्केट प्राइस क्या है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट से, तो 57,500 मार्केट प्राइस रहेगी, 1150 ब्रोकरेज रहेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इस केस में 57,500 प्लस 1150, तो ये आ रहा है 58,650 कॉस्ट हो गई, और एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 1375। ठीक है, और अब एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 58,650 से, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से, 1375, और टू बैंक टोटल अमाउंट से। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो यू हैव टू कैलकुलेट NCR, नेट कैश रिसीव। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ व्हेन मार्केट प्राइस इज कम इंटरेस्ट। कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, इंटरेस्टिंग है सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस, तो कितने सेल किए तुमने, 600 मल्टीप्लाई बाय 112, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 112 67,200। ठीक है, ब्रोकरेज की वजह से नेट कैश रिसीव कम हो जाएगा 2%, इसका 2% 1344, और इंटरेस्ट माइनस होगा। यहाँ पे लास्ट ड्यू डेट क्या है देखो, 1 मार्च को ट्रांजैक्शन हो रहा है, और 31 मार्च एंड 30 सितंबर 2 ड्यू डेट्स हैं। तो सेलर को लास्ट इंटरेस्ट जो मिला वो कब मिला, सेलर को लास्ट इंटरेस्ट मिला कब, 30 सितंबर पे। तो सितंबर के बाद का इंटरेस्ट अपने को लेना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट लेना है, तो फेस वैल्यू 60,000 है, ठीक है, और 60,000 पे रेट कितनी है, 15%, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे हिसाब से 3750
आ रहा है, और क्योंकि इंटरेस्ट एडेड है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, तो 67,200 माइनस 1344 और माइनस 3750, तो ये कुछ 62,106 जो है वो NCR आ रहा है, नेट कैश रिसीव। और अब इसके हिसाब से अगर आप एंट्री करोगे तो क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में आएगा 62,106, ठीक है, इंटरेस्ट में आएगा 3750, ये टोटल हो जाएगा। और सेकेंड, इफ मार्केट प्राइस इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर आपका मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो क्या करोगे? एक्स इंटरेस्ट मार्केट प्राइस 67,200 लेस ब्रोकरेज तो होना ही है 1344 माइनस होगा। बच्चे क्या करते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते ना, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, जैसे परचेज के वक्त ब्रोकरेज एक्सेट्रा ऐड होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते तो सेल में भी ऐड कर देते, तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आ जाएगा 67,200 माइनस 1344, ये आ रहा है बेटा 65,856, और इस केस में आपको इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही 5 मंथ का अमाउंट सेम आएगा 3750। और इसके बेस पे अगर आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट में तो 3750 है ही है, विद NCR 65,856 बैंक में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी ट्रांजैक्शन के साथ लिखा हुआ नहीं कि वो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट है, तो वी कैन एज्यूम कि वो ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। वी कैन एज्यूम कि ट्रांजैक्शन इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आया? ओके, 2 पॉइंट अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज एंड अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, चलो थर्ड पॉइंट, accounting for profit or loss on sale of investment। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि परचेज के साथ एक ही एंट्री होती है परचेज की, पर जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हो ना, जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हो तो इन्वेस्टमेंट सेल के साथ साथ क्या होता है? प्रॉफिट लॉस की एंट्री भी होती है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ध्यान रखो या याद कर लो या जैसा भी, कि एट द टाइम ऑफ परचेज एक ही एंट्री होती है, बट एट द टाइम ऑफ सेल 2 एंट्री होती है, सेल की भी एंट्री होती है और प्रॉफिट लॉस की एंट्री भी होती है। तो एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका कॉस्ट 10,000 है, जिनका कॉस्ट कितना है? 10,000 है, और आपने इनमें से आधे इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया, या मान लो इनको 12,000 पे सबको ही बेच दिया, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12,000। तो 10,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट्स को 12,000 में सेल कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट साइड क्या है? सेल की वजह से ज़्यादा है, ड्यू टू प्रॉफिट सेल वैल्यू ज़्यादा है, कॉस्ट से सेल ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज बेसिकली प्रॉफिट ऑन सेल, और ये हम लोग क्या करते हैं? P&L में ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये P&L अकाउंट के क्या होगा? क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेल ज़्यादा हो। सेल ज़्यादा है मतलब सेल वैल्यू ज़्यादा है, और सेल वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? कि आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड हायर है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड से क्या होगा? ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो
इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रॉफिट ऑन सेल और एक होता है लॉस ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल कब होता है? व्हेन NCR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और लॉस कब होता है? व्हेन NCR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंपेयर NCR विथ कॉस्ट। आपको NCR को कॉस्ट से क्या होगा? कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका NCR ज़्यादा है, अगर आपका नेट कैश रिसीव ज़्यादा है, किससे? कॉस्ट से। तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। तो इस केस में यू कैन मेक एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। और इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा इससे पहले बहुत सी बार अपन ने ऐसा किया है। तो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करना है ना, तो आपको NCR को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो NCR ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर आपका NCR कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो लॉस है। प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। और लॉस अगर होता है तो लॉस हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो आप एंट्री कर सकते हो उस केस में क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या है कि अपन ने बोला कि आपको दो चीज़ें कंपेयर करनी हैं। एक तो NCR which we have already calculated at the time of accounting of sale। तो NCR हमको पता है, तो जो इन्वेस्टमेंट बेचे ना उसका मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट मैंने सेल किए ना उनका मुझे क्या होगा? कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब कॉस्ट कैलकुलेशन की जहां तक बात करें, देखो थोड़ा अच्छा पॉइंट है, ढंग से समझना। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाता हूं, मैंने इस इन्वेस्टमेंट में फेस वैल्यू के साथ अमाउंट कॉलम बना लिया ताकि अपने को पता रहे कि कितनी फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट है। तो हमने क्या किया? कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने 1000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट 1200 में परचेज किए। ठीक है, तो 1000 क्या है? फेस वैल्यू है, और 1200 क्या? उसकी कॉस्ट है। मैंने इनमें से क्या किया? बाय बैंक सेल कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक आ गया। मैंने इनमें से हाफ इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए। कितने में सेल किए? सपोज 400 में। तो मुझे ये पता है, क्या पता है? पता है कि ये जो 500 है ना, ये तो फेस वैल्यू, उसको सेल करने का NCR 500 है, मतलब बेचने से 500 मिला। अब मुझे इस 500 का NCR तो पता है, पर मुझे इस 500 का क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। तो ये 500 जो है वो किस में से? 1000 में से है ना, जिसका कॉस्ट कितना है? 1200 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1200, देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड इनफ्लो साइड है, क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो है। तो कोई भी आउटफ्लो होगा तो इनफ्लो में से ही ना, तो उसको ट्रेस तो इधर से ही करना पड़ेगा ना। तो ये जो 500 इन्वेस्टमेंट्स आपने सेल किया उसका NCR 400 है, वो हमको पता है। अब मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए इस 500 की कुछ बच्चे फेस वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। तो नालायक को ऐसा मत करना, फेस वैल्यू से कंपेयर मत करना। फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंपेयर किससे करना पड़ेगा? कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 500 इसी में से होगा ना, 1000 में से, तो प्रोपोर्शनेट कर लो। 1200 कॉस्ट है 1000 की, तो 500 की कॉस्ट कितनी हुई? 600।
तो 600 क्या है, कॉस्ट है, और उसका NCR कितना है, 400 है। तो क्या बच गया, 200 बच गया। तो ये 200 जो है वो क्या है, लॉस है, और लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट मैं यहां लिखूंगा बाय PNL 200। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं तुम लोगों को कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। तो जिसको समझ में आ रहा है, ये पता है जो 500 इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट डेबिट में 1200 में से कितनी है, 600 है, और आपने उसको कितने पे सेल किया, 400 पे। जो विजुलाइज कर सकते हैं विजुलाइज करो, 500 इन्वेस्टमेंट जो तुमने सेल किए, 500 इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊं, 500 का जो अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊं तो 500 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 600, और तुमने उनको सेल कितने पे किया, 400 पे। तो 600 कॉस्ट है, सेल कितने पे किया, 400 पे 200 का लॉस है। तो अगर मैं लॉस ट्रांसफर कर रहा हूं ना यहां से, तो ये मेरा अकाउंट पता है कॉस्ट पे मेंटेन हो गया। तो जिसको समझ में आ रहा हो कि 500 इन्वेस्टमेंट जो सेल किए उसका डेबिट में कॉस्ट कितना है, 600, और क्रेडिट में उससे रिलेटेड अमाउंट कितना है, 400 है। तो सेल हो गया तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो डेबिट में जो सेल हुआ उसका कॉस्ट 600 है, उसके रिगार्डिंग अगर वो इन्वेस्टमेंट सेल हो गया तो उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 600 से हटाना पड़ेगा ना। तो 400 तो तुमने क्रेडिट कर दिया सेल का, तो ये 200 और क्रेडिट करोगे तो क्या होगा पता है, ये अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन होगा। और अब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास बैलेंस इन्वेस्टमेंट बचे उनका फेस वैल्यू 500 है और उनकी कॉस्ट कितनी है, 600 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब मैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एडजस्ट करता हूं ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो कॉस्ट पे मेंटेन हो जाता है। देखो ना, साफ पता चल रहा है कि 500 इन्वेस्टमेंट जो बचे हुए उनकी कॉस्ट कितनी है, 600 है। और अगर मैं ये लॉस की अकाउंटिंग नहीं करता ना, अगर मैं ये लॉस का अकाउंटिंग नहीं करता ना, तो जिसको समझ में आ रहा है, बैलेंस करते तो क्या होता पता है, 1000 में से 500 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, 500 अभी भी बचे हुए हैं। पर अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 800 है। तो 12 में से 400 माइनस किया तो बैलेंस कितना बच रहा है, 800, जबकि एक्चुअल में बचे हुए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 800 है ही नहीं। तो अगर मैं प्रॉफिट लॉस एडजस्ट नहीं करता हूं तो मेरा अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को समझना। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 200 का लॉस लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 600 डेबिट में कॉस्ट था और 600 क्रेडिट हो गया। अब अगर बच्चों आप इसको बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस एग्जैक्टली तुमको बचे हुए इन्वेस्टमेंट की क्या बता देगा, कॉस्ट बता देगा। तो प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करने से क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करने से आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ना वो कॉस्ट पे मेंटेन रहता है। मान लो अगर मैं बोलूं कि इसको हम लोगों ने सेल कितने पे किया, 700 पे सेल किया, 400 के बजाय हमने इस इन्वेस्टमेंट को सेल कितने पे किया, 700 पे किया। अब सोचो डेबिट में 600 है, क्रेडिट में 700 है, तो क्रेडिट ज़्यादा है ना 100 से। तो अब प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PNL 100। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PNL कितने से, 100 से। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 700 में से 100 प्रॉफिट मैंने हटा दिया ताकि अकाउंट कॉस्ट में मेंटेन हो गया। अब भी बैलेंस करोगे तो बचे हुए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 600 आएगी। तो एक चीज तो अपने दिमाग में ये सेट करो कि अगर आप हर सेल का प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर रहे हो, उसका मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या कर रहे हो, कॉस्ट में मेंटेन कर रहे हो। तो इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट कॉस्ट, आपको हर बार सेल का प्रॉफिट लॉस क्या होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और सेल पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उसके लिए आपको क्या होगा पता है, NCR को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, कॉस्ट से।
आपको एनसीआर को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, कॉस्ट से। अब मेरे इस एग्जाम्पल में तो क्या था, एक ही इन्वेस्टमेंट थे, तो अपने को पता चल गया कि जो इन्वेस्टमेंट हमने सेल की है वो एक ही इन्वेस्टमेंट में से थे। अब एक और देखो, फेस वैल्यू अमाउंट, फेस वैल्यू अमाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। फेस वैल्यू अमाउंट, आपने क्या किया, अच्छा है, ढंग से समझना है ना। तो आपने क्या किया, 1000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट परचेज किए 1200 में, फिर आपने और परचेज किए 500 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज किए 800 में। चलो, तो मैंने पहले ये परचेज़ किए, फिर ये परचेज़ किए, है ना। तो मान लो जनवरी में आपने ये परचेज़ किया, फिर फेब में परचेज़ किए, तो अब आपके पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 1500। तो 1500 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, और इनमें से हमने क्या किया, सेल कर दिया, 300 इन्वेस्टमेंट बेच दिए, और 300 इन्वेस्टमेंट को मैंने सेल किए 400 में। ये मेरा 400 क्या है, एनसीआर है। अब मुझे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए 400 को कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड से। चलो आप बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। जो 300 इन्वेस्टमेंट सेल किए ना, वो जो 300 इन्वेस्टमेंट सेल किए उनका एनसीआर 400 है, और आपको बताना है कि उनकी कॉस्ट कितनी होगी। हाँ जी, इतना पढ़ा है तुम लोगों ने कि तुमको आना चाहिए कि बात क्या कर रहे हैं अपन लोग। क्या होगा इस केस में बताओ। अब ये जो 300 इन्वेस्टमेंट्स है ना, इनकी कॉस्ट चाहिए मुझे। तो ये 300 इनमें से हो सकते हैं, ये 300 इसमें से भी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने खरीदे उन्हीं में से बेचूंगा ना। तो मैंने पहले पहले इन्वेस्टमेंट कितने परचेज किए थे, मैंने पहले परचेज किए थे 1000, फिर 500, फिर मैंने 300 बेच दिए। तो वो 300 का कॉस्ट क्या होगा, वो डिपेंड करता है ना कि वो 300 बेचे किस में से। वो हो सकता है मैंने 1000 में से सेल कर दिए, वो हो सकता है मैंने 500 में से सेल कर दिए, या वो हो सकता है कि मैंने 1500 में से सेल किए। तो जो समझदार है, अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैंने सबसे पहले ये खरीदे थे, मतलब ये जो 300 है वो इसमें से सेल हुए। तो मैं 300 की कॉस्ट अगर कैलकुलेट करूं कौन से मेथड से, फीफो से, तो मैं क्या बोलूँगा पता है, 1200 कॉस्ट है 1000 में से, 1200 कॉस्ट है 1000 की, तो 300 की कॉस्ट क्या होगी। तो इस केस में 1200 डिवाइड बाय क्या करो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 300। तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट तुमने 300 के सेल किए उनकी कॉस्ट 360 है।
और अगर मैं फॉलो करता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मेरे को साफ पता चलता है कि ये लास्ट इन है, तो इसमें से अगर ये सेल हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करूँ, तो मैं क्या बोलूँगा पता है कि 800 मेरी कॉस्ट है 500 की फेस वैल्यू की, तो 800 कॉस्ट है 500 की फेस वैल्यू की, तो 300 की कॉस्ट क्या होगी, तो 800 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, 480। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो 800 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, दैट मीन्स 480। उस केस में इन 400 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 480 है। और एक होता है कि हमको पता ही नहीं कि हमने कौन से बेच दिए, क्योंकि देखो शक्ल सूरत तो सबकी एक ही है, तो हमको पता नहीं कि हमने ये 300 किस में से बेचे, तो मैं बोलूँगा कि ये 300 जो है ना वो आपने इनमें से बेच दिए, दैट मीन्स वेटेड एवरेज हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लूँ, तो मैं क्या बोलूँगा पता है, 1200 प्लस 800 टोटल कॉस्ट है। ये बहुत मामूली बात है तुम लोगों के लिए। 1200 प्लस 800 डिवाइड बाय क्या करना है, 1000 प्लस 500। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मेरी टोटल कॉस्ट 2000 है और 1500 फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आपने 300 सेल कर दिए, तो 2000 डिवाइड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये 400 समथिंग कुछ तुम्हारी कॉस्ट आ रही है। तो फीफो से कॉस्ट आ रही है 360, लीफो से आ रही है 480 और वेटेड एवरेज से आ रही है कितनी, 400। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं, जब आपके पास एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, समझ रहे हो क्या, जब आपके पास एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है और आपको इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हो, बहुत नॉर्मल है यार, कोई इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है तो सेल हो किस में से रहा है, जो तुम्हारे पास ओपनिंग या परचेजेस हैं उन्हीं में से सेल कर रहे हो ना। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट तुमने सेल किए उनकी कॉस्ट अगर तुमको कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू यूज़ एनी मैथड, या तो फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। सो बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो मैंने आपको यहाँ दो तीन चीज़ें समझाई। क्या समझाया, पहले तो आपको मैंने ये समझाया कि अगर आपको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करना है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा एनसीआर को किससे, कॉस्ट से। और अगर आपका एनसीआर ज़्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाता है तो आप एंट्री कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। और अगर आपका एनसीआर कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, अगर आपका एनसीआर कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब आपको क्या, लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर मैंने आपको ये समझाया कि क्यों प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट देते हैं। तो जब आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का एडजस्टमेंट हर सेल के साथ दे रहे हो, दैट मीन्स आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो। मैं जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बैलेंस करूंगा ना, तो बचे हुए इन्वेस्टमेंट की क्या होगी, कॉस्ट बता देगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको एनसीआर को कॉस्ट से कंपेयर करना है ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो इन्वेस्टमेंट बेचे हैं उनका कॉस्ट कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, लीफो या वेटेड एवरेज। तो क्वेश्चन अगर बोल दे कोई मेथड तो ठीक है, और क्वेश्चन में कभी स्पेसिफाइड ना हो कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हो, तो हम लोग ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करेंगे। समझ में आया। एक एग्जांपल लेता हूं जितना अभी तक पढ़ा है उसको समझाने के लिए। ठीक है, हम लोग किसकी बुक में हैं, मिस्टर एक्स, और following transactions are related with 12% debentures of
Y Limited. Following transactions are related with 12% debentures of Y Limited और ड्यू डेट दो ले लेते हैं, एक 30 जून और एक 31 दिसंबर। ठीक है, रेट हो ही गया, ड्यू रेट हो ही गई आपकी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो 1 जनवरी परचेज 100 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 102। 1 जनवरी को हमने परचेज किए 100 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 102। कुछ नहीं बोला है, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि ये प्राइस हमारे लिए एक्स इंटरेस्ट है। चलो 1 मार्च परचेज 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 105 कम इंटरेस्ट। ठीक है, 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल सेल 150 debentures at the rate of 101 कम इंटरेस्ट। जग रहे हो? लिखते जाओ लिखते जाओ। 1 मई परचेज 300 debenture at the rate of 102 कम इंटरेस्ट। 1 जून सेल 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 106 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये जो अपन ने लिखा ना एग्जाम्पल, इसके अंदर फर्स्ट 6 मंथ के अंदर जितना भी इन्होंने परचेज की सेल किया वो सब आ गया। तो इस एग्जाम्पल में 3 चीज़ें कवर हो रही है, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेल और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो ना, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊँ तो मैं उसको नाम दे दूंगा 12% डिबेंचर अकाउंट। तो एक कॉलम हो गया डेट का, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू और अमाउंट। तो अमाउंट के साथ फेस वैल्यू का कॉलम बनाने से क्या होता है, हमको पता रहता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू कितना है। और इधर भी ये कॉलम हो गया। ठीक है, एक कॉलम और ले लेते हैं इंटरेस्ट का ताकि बराबरी हो जाए। चलो, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। सेम इसी तरह से यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो पहले तो इस फॉर्मेट को समझो। जैसे आप परचेज करते हो तो 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप सेल करते हो तो भी 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट हम लोग बनाते नहीं हैं। तो परचेज सेल की जितनी भी एंट्रीज है जनरली उनमें 2 अकाउंट हमेशा इफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। तो जैसे होता है ना 2 कॉलम कैश बुक, कैश कॉलम और बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, ऐसा। तो वैसे ही इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या पता, 2 अकाउंट एक साथ है। ये जो है ना, ये साइड जो है ना, ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड है और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड है। ये
ये इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट साइड है और ये जो है ना ये इंटरेस्ट अकाउंट का क्रेडिट साइड है। और ऐसे ही ये वाला कॉलम जो है ना ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड है और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड है। फेस वैल्यू तो जनरल कंट्रोलिंग के लिए होती है। बाकी अब होता क्या है पता है, ये जो डेट और पर्टिकुलर है ना, ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए कॉमन है, और इधर भी डेट और पर्टिकुलर जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इस अकाउंट के अंदर दो अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट भी और इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट तो नॉमिनल है जिसका बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर पीएनएल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नेचर में रियल है जिसका बैलेंस क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो दो अकाउंट को इंक्लूड करता है, एक इंटरेस्ट अकाउंट और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डेट और पर्टिकुलर दोनों साइड जो है वो क्या है, कॉमन है। अब क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, आपको जब इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो एंट्री देने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो एंट्री देने के लिए आपको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, एनसीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एक कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मेट ले सकते हो। क्या फॉर्मेट हम लोग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं फॉर्मेट क्या लूँगा यहाँ पे, मार्केट प्राइस, जो भी तुम्हारी कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज वगैरह है तो ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इंटरेस्ट ले लो। तो ये तुम्हारी क्या होगी, कॉस्ट या एनसीआर आ जाएगी। और एक यहाँ, अच्छा कितने महीने का लेना है वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं बाहर लिख लेता हूँ एडिशनल इंटरेस्ट, जो तब कैलकुलेट करना पड़ता है जब आपकी मार्केट प्राइस क्या हो। यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं अपन, डेट का कॉलम ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक कॉमन फॉर्मेट में डाल दिया। डेट, मार्केट प्राइस, जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज सेल किया उनकी टोटल मार्केट प्राइस है ना, फिर ब्रोकरेज एक्सेट्रा परचेज के केस में ऐड हो जाएगा, सेल के केस में लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट, जब आपकी मार्केट प्राइस क्या हो, कम इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे अपना कॉस्ट या एनसीआर आ जाएगा। एडिशनल इंटरेस्ट कब निकलता है, जब मार्केट प्राइस क्या हो, आपकी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट फुलफिल कर सकते हो। ड्यू डेट्स का ध्यान रखना, वो यहीं पे अपन ऊपर भी लिख सकते हैं, इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर ही ड्यू डेट्स का ध्यान रखना। तो बेटा इसमें, इस एग्जाम्पल में दो ड्यू डेट्स हैं, एक 30 जून है और एक 31 दिसंबर है, ठीक है। अब होप कि आपको दिख रहा है ये सब कुछ। अब सबसे पहले क्या हुआ, 1 जनवरी को, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 1 जनवरी, क्या किया, 1 जनवरी को आपने परचेज किया, तो मुझे अकाउंटिंग करने के लिए क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो 100 डिबेंचर इंटू 102, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी आ गई, 102। मैं एक चीज़ और यहाँ एड ऑन कर लेता हूँ कि ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रांजैक्शन इज 2%। सारे ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज कितनी है, 2% है। तो 10,200 पे 2%, मतलब तुम्हारा 204 ब्रोकरेज हो गया। 1 जनवरी, और मार्केट प्राइस कितनी थी, 10,200, ठीक है। ब्रोकरेज अपने को लेना है, ब्रोकरेज कितना परसेंट है, 2% है। तो 10,200 का 2% ब्रोकरेज ले लिया तो 204। अब ध्यान ये रखना है कि अगर परचेज है तो ब्रोकरेज ऐड होगा, सेल है तो लेस होगा। अब इस केस में समझो 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब मार्केट प्राइस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको इंटरेस्ट को माइनस भी नहीं करूंगा। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10,200 मार्केट प्राइस हो गई प्लस 204 ब्रोकरेज हो गया,
तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 10,404 मेरी कॉस्ट होगी। अब मैं, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, अब मैं एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि एडिशनल इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक निकलता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं ना, तो हमको सेलर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉजिक तो यही है। कहाँ से कहाँ तक, लास्ट ड्यू डेट तक सेलर को मिला है, वहाँ से ट्रांजैक्शन डेट तक। अब हमारा ट्रांजैक्शन डेट यहाँ 1 जनवरी है और लास्ट ड्यू डेट निकली है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर लास्ट ड्यू डेट निकली है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर को 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिल चुका है और हम उससे कब खरीद रहे हैं, 1 जनवरी को। इसका मतलब यहाँ पे एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, मुझे इंटरेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर ट्रांजैक्शन जस्ट आफ्टर ड्यू डेट हो रहा है, समझाओ अपने आप को, अगर ट्रांजैक्शन जस्ट आफ्टर ड्यू डेट हो रहा है तो इसका मतलब उस ट्रांजैक्शन में तो बायर सेलर को इंटरेस्ट देगा ही नहीं, क्योंकि सेलर को ऑलरेडी उस डेट तक अप टू डेट इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 1 जनवरी के बाद देखो अगला ट्रांजैक्शन क्या है, 1 मार्च। 1 मार्च को हमने फिर परचेज किया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 105 के हिसाब से उसकी मार्केट प्राइस 21,000 है, जो कि क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट एडेड है, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। और इस पे 2% ब्रोकरेज है, कितना, 420, परचेज है इसलिए ऐड होगा। अब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लास्ट ड्यू डेट कौन सी निकली पता है, 31 दिसंबर से ट्रांजैक्शन डेट क्या है, 1 मार्च। थोड़ा सा पीरियड गिनने का ध्यान रखना, 31 दिसंबर, दिसंबर नहीं आएगा तो जनवरी फरवरी, कितने महीने का, 2 मंथ्स का। तो 21,000 की, सॉरी, फेस वैल्यू देख लेना, तो एक कॉलम और बना सकते हो फेस वैल्यू का, अदरवाइज ध्यान रखना। तो फेस वैल्यू कितनी है देखो, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से फेस वैल्यू कितनी है, 20,000। 20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। 20,000 पे 12% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 400 रुपये का इंटरेस्ट है जो मार्केट प्राइस में एडेड है। तो 21,000 प्लस 420 माइनस 400 करोगे तो ये कुछ आएगा 21020, और एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। 1 मार्च के बाद देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल। क्या क्या हम लोगों ने सेल किया, तो अब मैं एनसीआर निकाल रहा हूँ। तो मार्केट प्राइस क्या लिखूंगा मैं, पता है, 150 इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 101 कम इंटरेस्ट से, तो इसका सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट आ रहा है, तो 15150। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये कम इंटरेस्ट है। ब्रोकरेज 2% आएगा ही आएगा, 303 पर परचेज करते समय ब्रोकरेज ऐड होता है, उससे कॉस्ट बढ़ती है, पर सेल करते समय ब्रोकरेज एक्सेट्रा लेस होता है क्योंकि उससे एनसीआर कम हो जाता है। और क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट से, इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट लेस होगा। कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट लेस होगा, तो लास्ट ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर। ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 1 अप्रैल। तो अब हम लोग यहाँ सेलर हैं, सेलर है ना, तो हमको लास्ट, ये जो इन्वेस्टमेंट तुम बेच रहे हो उन पे तुमको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, ये जो इन्वेस्टमेंट तुम बेच रहे हो ना उस पे तुमको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 31 दिसंबर। जनवरी फरवरी मार्च, तो इस केस में आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू ध्यान रखना, 15,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ के हिसाब से 450 का इंटरेस्ट एडेड है। तो 15150 में से 303 ब्रोकरेज माइनस कर दो और 450 आपका इंटरेस्ट है जो एडेड है वो माइनस कर दो, तो 14397 एडिशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा। 1 अप्रैल के बाद 1 मई परचेज किए 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 102 के हिसाब से मार्केट प्राइस 30,600 और वो भी कम इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ब्रोकरेज 2% है तो 612 ब्रोकरेज ऐड होगा। अब मुझे बताओ, आप 1 मई को खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो,
तो जिससे भी खरीद रहे हो उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 31 दिसंबर से क्या होगा पता है? 1 मई तक का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का। तो फेस वैल्यू 30,000 है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 3600 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय अप्रैल, नहीं कहाँ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ। तो 1200 का इंटरेस्ट जो है वो मार्केट प्राइस के अंदर एडेड है। तो 30,600 प्लस 612, क्योंकि खरीदते समय एक्सपेंस पेमेंट करने से कॉस्ट बढ़ती है, और माइनस 1200। तो यहाँ पे आ रहा है 30012। एडिशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा। 1 मई के बाद 1 जून। ड्यू रेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 1 जून सेल किया, 200 मल्टीप्लाई बाय 106 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो ये 21,600 जो है ना वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ब्रोकरेज तो 2% देना ही पड़ेगा। 424 कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तभी सही होगा कि ब्रोकरेज देने की वजह से एनसीआर कम हो जाएगा। अब बताओ, 1 जून को हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं जिस पे लास्ट हमको कंपनी से इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर। तो यहाँ पे 31 दिसंबर से लेके 1 जून, तो कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। तो फेस वैल्यू 20,000 है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5। ओहो, 20,000 का फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5,000। पर ये इंटरेस्ट जो है ना वो यहाँ नहीं आएगा, तो आप यहाँ छोड़ दो इसको, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगी। 31 दिसंबर से 1 मई तक का इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़ अलग से मिलेगा। तो 21,600 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मार्केट प्राइस है सेल की। 424 ब्रोकरेज हो गया। तो एनसीआर इस केस में 21176 है। तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि आपका मतलब ऐसा वर्किंग नोट है ये, पर आपको देना तो पड़ेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड रहना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होती है, और यहाँ पे इंटरेस्ट तभी आएगा जब कम इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट तब आएगा जब मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रांजैक्शन ही जस्ट आफ्टर ड्यू डेट हो गया तो वहाँ उस डेट तक का जो भी इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी सेलर को मिल चुका है, तो बायर पेमेंट करेगा नहीं, सेलर को मिलेगा नहीं, तो फिर उस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं होता है। समझ में आया? अब 1 बाय 1 इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 1 जनवरी को आपने क्या किया? 1 जनवरी को आपने परचेज किया। परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1 जनवरी को पोस्टिंग करोगे तो टू बैंक। इनको नंबर दे दो 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट है। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000। इंटरेस्ट नहीं है, और अमाउंट मतलब देखो कॉस्ट कितनी है उसकी, ये रही 10,404। 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 मार्च को है, फिर परचेज किया। 1 मार्च को परचेज कर रहे हो तो यहाँ पे 1 मार्च को एंट्री वही हो रही, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने जो परचेज किया उसका फेस वैल्यू 20,000 है, ठीक है। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कितना है? 400 रुपये का इंटरेस्ट है, और कॉस्ट तुमने निकाली 21020, ये तुम्हारी कॉस्ट है। 1 अप्रैल को सेल कर दिया। सेल की एंट्री सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल
बाय बैंक। फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल को? 15,000। अब देखो इस केस में इंटरेस्ट कितना है 450 और एनसीआर कितना है ये रहा। कॉपी तो ढंग से ही करना 14397। अब क्या होता है परचेज जब करते हैं ना तो सिर्फ परचेज से रिलेटेड एंट्री होती है। जब आप परचेज करते हो ना तो सिर्फ परचेज से रिलेटेड एंट्री होती है, पर सेल करते हो ना तो सेल के साथ साथ प्रॉफिट लॉस की एंट्री भी होती है। तो यहां पे तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट बना के प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल जो 1 अप्रैल को आपने बेचे। और मैंने आपको बोला प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको एनसीआर को कंपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट से। तो एनसीआर तो है 14397, ये एनसीआर है। 14,397 जो है ना ये आपका क्या है एनसीआर है। अब आपको क्या चाहिए कॉस्ट चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वी विल यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये जो 15,000 है ना ये वो है जो आपने सबसे पहले खरीदे। तो आपने सबसे पहले 10,000 खरीदे जिसकी कॉस्ट अपने को पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 की फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी है 10404, ये वाली। मतलब ये तो सारे सेल हो ही गए तुम्हारे। और फिर जो बचे हुए जो तुम्हारे हैं ना 5,000 की फेस वैल्यू उनकी कॉस्ट निकालनी। मतलब ये जो 5,000 तुम्हारा सेल हो रहा है एक्स्ट्रा वो किस में से सेल हुआ है 20,000 में से। तो मैं क्या बोलूँगा 21,020 मेरी कॉस्ट है कितने की 20,000 की। तो 5,000 की कॉस्ट क्या होगी वो बताना है। तो 21,020 डिवाइड बाय 20,000 इंटू क्या करना है 5,000। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आ रहा है 5255 और प्लस क्या करना है बेटा 10404। इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितनी है 15,659 कॉस्ट है। अब आप खुद ही देख लो कि एनसीआर कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब आपको लॉस है। 14397 माइनस करूँगा ना तो 1262 का क्या लॉस है। और लॉस है दैट मीन्स क्या हुआ पता है, लॉस है इसका मतलब क्या हुआ, वेट सोचो। लॉस है इसका मतलब लॉस कहाँ ट्रांसफर करोगे, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 1 अप्रैल को ही एंट्री होगी। क्या एंट्री करोगे बाय पीएनएल। एंट्री होती पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो कॉलम ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट करना है कितने से 1262 से आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा क्रेडिट होगा। तो इससे क्या हुआ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो मेंटेन हो गया वो किस पे हो गया कॉस्ट पे मेंटेन हो गया। मतलब मैं अभी भी बैलेंस करूंगा तो मेरे पास बचे हुए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है सर कहाँ तक आ गए अपन 1 अप्रैल तक डन। 1 अप्रैल के बाद 1 मई को परचेज किया, फिर बोलूंगा एंट्री सोचो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1 मई को टू बैंक फेस वैल्यू 30,000। अब देखो 1 मई वाले ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट कितना है 1200, ठीक है। और तुम्हारी कॉस्ट कितनी है 30012, दिख रहा है। परचेज पे तो एक ही एंट्री होती है। फिर उसके बाद 1 जून को तुमने इन्वेस्टमेंट क्या किए सेल कर दिए। तो 1 जून को आपने इन्वेस्टमेंट सेल किए तो फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों 1 मई को यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय बैंक। और 1 मई को जो इन्वेस्टमेंट तुमने सेल किए
1 मई नहीं, 1 जून, सॉरी, 1 जून को जो इन्वेस्टमेंट सेल किए उनका फेस वैल्यू 20,000 है। इंटरेस्ट देखो यहाँ नहीं है पर यहाँ पे है, इंटरेस्ट 1000 है। कैसे ही मिले अपने को, तो मार्केट प्राइस के साथ मिले, अलग से मिले, इंटरेस्ट 1000 है, ये रहा अपना। और एनसीआर देख लो कितनी है, 21176, ये एनसीआर है। और फिर अपने को यहाँ पे क्या होगा पता है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है उन पे प्रॉफिट लॉस हुआ क्या। तो आपको फिर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। डेट डाल सकते हैं, कब निकाल रहे हो, 1 जून को। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए फिर वही बोलूँगा कि आपको क्या करना है, एनसीआर 2116 को कंपेयर करना है किससे, कॉस्ट से। अब जो तुमने 20,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट सेल की, इनकी कॉस्ट निकालनी है। मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले तुमने 15,000 के इन्वेस्टमेंट सेल किए, कॉन्सेंट्रेटेड रहना थोड़ा सा, जो आपने 15,000 के इन्वेस्टमेंट सेल किए उसमें से ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गया, और 20 में से भी क्या हुआ, 5 के इन्वेस्टमेंट सेल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम सेल कर रहे हो ना, उसमें से 15,000 जो सेल है वो इसमें से हो रहे हैं, और बचे हुए जो तुम्हारे कितने 20,000 के बेचे ना, तो बची हुई फेस वैल्यू जो 5,000 की है ना, वो इसमें से सेल हो रही है। देखो मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मुझे ये निकालना है कि ये जो 20,000 इन्वेस्टमेंट सेल हुए जिनकी NCR 21176 है, पर मुझे उनकी क्या करनी, कॉस्ट कैलकुलेट करनी कि कॉस्ट कितनी है। तो आपने जो पहले 15,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे थे ना, ये वाले, सुन रहे हो क्या, ये जो तुमने 15,000 के इन्वेस्टमेंट सेल किए थे ना, ये किस में से थे, ये इसी में से थे ना, 10 तो इसमें से थे, 5 इसमें से थे। तो इसका मतलब 20,000 में से, इस 20,000 में से 5 सेल हो गए, 15 अभी भी हैं। तो 15,000 तो 20,000 में से हो गए, और बचे हुए 5,000 इसमें से हो गए। तो प्रपोर्शनेट तो करना ही पड़ेगा ना कॉस्ट अपने को। तो अब क्या करेंगे पता है, मैं 15,000 की कॉस्ट निकालूंगा तो बोलूँगा 2120, ये रहा ये, डिवाइड बाय 20,000, और उसमें से 15 सेल किए क्योंकि 5 तो पहले हो गए थे। तो 21,020 डिवाइड बाय क्या करना है, 20,000, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 15,000। ये आ रहा है 15,765। और ये जो 5,000 है ना, ये वो 30,000 में से है। तो अपन क्या बोलेंगे इस केस में, 30012 कॉस्ट है 30,000 की, और उसमें से हमने कितना बेचा, 5,000। तो 30012 डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 के हिसाब से ये आ रहा है 5,002, और 5,002 प्लस 15,765 करेंगे तो यार ये कुछ 20,767 कॉस्ट आ रही है। अब आप देख लो कि NCR ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, माइनस इसमें से 21176 में से माइनस करते हैं तो ये 409 का क्या है, तुमको प्रॉफिट है। और 409 प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ, PNL अकाउंट क्रिएट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो 1 जून को टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1 जून को टू प्रॉफिट एंड लॉस। कॉलम का ध्यान रखना कौन से कॉलम में लिखना है। आप एंट्री क्या कर रहे हो, आप एंट्री कर रहे हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PNL, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो ये अमाउंट वाले कॉलम में आएगा। कितना था प्रॉफिट अपना, 409, तो ये 409 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना ट्रांजैक्शन अपन ने लिया था वो ख़त्म हो गया,
और अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ईयर एंड हुआ नहीं पर मान लो हम इसी पीरियड के लिए बना रहे थे, तो अगर मैं बाय बैलेंस करूंगा तो दो अकाउंट बैलेंस करने, एक इंटरेस्ट अकाउंट जो नॉमिनल है ना, और एक अपने को बैलेंस करना है इन्वेस्टमेंट। तो फिलहाल ईयर एंड नहीं आया, मैं इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कर रहा हूं, तो बचे हुए इन्वेस्टमेंट कितने देखो, तो 10, 30, 60 टोटल तुमने परचेज किए, 60 में से आपने 35 के सेल कर दिए, इसका मतलब 25,000 के इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास बचे हुए हैं। ये बचे हुए इन्वेस्टमेंट का क्या है, फेस वैल्यू। और अगर इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो 10404 प्लस 21020 प्लस 30012 प्लस 409 माइनस 14397 माइनस 1262 माइनस 21176 कुछ 25010 बैलेंसिंग फिगर है। और मैंने आपको बोला था कि जब आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एडजस्ट करते हो ना, जब आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एडजस्ट करते हो तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे चलता है। तो जब आप बैलेंस करते हो ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, तो वो आपको हमेशा बचे हुए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बता देगा। तो ये जो 25,000 इन्वेस्टमेंट है ये उसकी क्या कॉस्ट है। और आप चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ले रहा हूं, मतलब जो सबसे पहले खरीदे थे वो सबसे पहले सेल आउट हो गए, इसका मतलब ये 25,000 इन्वेस्टमेंट उनमें से जो सबसे लास्ट में खरीदे, मतलब 30,000 में से, तो मैं प्रोपोर्शनेट करके निकाल सकता हूं 30,012 डिवाइड बाय 30,000 और उसमें से बच रहे हैं कितने, 25,000। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये 25,010 ही आएगा। और इससे मैंने प्रूव कर दिया कि अगर आप हर सेल के साथ प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करते हो तो आपका अकाउंट जो है ना वो क्या चलता है, वो कॉस्ट पे चलता है। और जब भी आप बैलेंस करोगे तो बचे हुए इन्वेस्टमेंट की क्या करेगा, कॉस्ट बता देगा। और मैं इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ईयर एंड नहीं आया, इसलिए जस्ट मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करके बता रहा था जो स्टेटमेंट मैंने बोले। तो ये सिर्फ एक वर्किंग नोट है जिसको आप अपनी सुविधा से अपने फॉर्मेट में ले सकते हो। तो आप इंटरेस्ट से पहले कॉलम बना सकते हो पीरियड का, समझ में आया। तो ये जितना मैंने आपको अभी तक समझाया ना उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं वो अटेम्प्ट करना है, एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं जो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देता हूं, प्रिपेयर 15% डिबेंचर अकाउंट in the books of Mr. Ram, due date are 31st March and 30th September. Due dates are 31st March and 30th September. और ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रांजैक्शन 1%, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज कितना है, 1% लेना है। तो मैं अभी कंप्लीट ईयर नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक ईयर का एक पार्ट ले रहा हूं, पोर्शन ले रहा हूं, जिससे आपको परचेज, सेल और सेल पे प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट समझ में आ जाए। तो क्या हुआ, फर्स्ट अप्रैल परचेज,
200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये 1 अप्रैल जस्ट आफ्टर ड्यू डेट है, तो 31 मार्च ड्यू डेट है और उसके जस्ट बाद है, तो इस केस में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद 1 में परचेज 300 डिबेंचर्स at the rate of 104 come interest। 1 June sale 100 debenture at the rate of 102 come interest। July purchase 400 debenture at the rate of 101 x interest। 1 August sale 200 debenture at the rate of 106 come interest। 1 September sale 100 debenture at the rate of 105 excluding interest। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहीं पे आपको वीडियो पोस्ट करना है और आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब देखो, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो तो चेक कर लो, और अगर आपने नहीं किया, आप देख रहे हो तो आप चीट कर रहे हो। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। इसके साथ में अपने को क्या चाहिए, मैं पहले वर्किंग नोट भी बना सकता हूँ। अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। चलो यहाँ पे बना लेते हैं। कितने परसेंट है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम? 15%। इन्वेस्टमेंट इन 15% डिबेंचर अकाउंट। फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट का मिला के। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ में वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो, तो वर्किंग नोट में अपन ने क्या बोला कि अपने को वर्किंग नोट में कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। तो सबसे पहले तो आप डेट ले लो, फिर मार्केट प्राइस, जो भी तुम्हारी कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट है वो, फिर ब्रोकरेज या एक्सपेंस कुछ हो तो जैसे 1% है, फिर इंटरेस्ट, यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी कॉस्ट परचेज के केस में और एनसीआर सेल के केस में, और यहाँ पे तुम्हारा एडिशनल इंटरेस्ट अगर मार्केट प्राइस क्या हो, एक्स इंटरेस्ट हो। ठीक है, ड्यू डेट्स का ध्यान रखना, इसमें 2 ड्यू डेट है, 31 मार्च और 30 सितंबर। ठीक है, सबसे पहले 1 अप्रैल, तो मैंने डेट लिख दिया 1 अप्रैल। क्या किया, परचेज किया। तो आप इसमें एक कॉलम और ये भी बना सकते हो, परचेज सेल। तो यहाँ पे आप एक कॉलम चाहें तो आप परचेज सेल बना सकते हैं। परचेज किया, ये कॉलम मेरा मार्केट प्राइस का हो गया। तो 200
मल्टीप्लाई बाय 98, तो मैं लिख दूंगा 19,600 एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकरेज तो 1% देना ही पड़ेगा, तो 196 ब्रोकरेज हो गया। इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे आएगा ना एडिशनल आएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आफ्टर ड्यू डेट ट्रांजैक्शन हुआ है। तो कहीं पे भी लिख लेना अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस प्रॉब्लम हो तो, कि जस्ट आफ्टर ड्यू डेट अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा, जस्ट आफ्टर ड्यू डेट अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो उस केस में इंटरेस्ट ना बायर देगा ना सेलर को इंटरेस्ट उस केस में क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, तो सर कॉस्ट कितनी होगी? 19,600 तो हम लोगों ने सेलर को पे किए प्लस 196 ब्रोकर को पे किए, तो इसके हिसाब से कॉस्ट आ रही है 19,796। ठीक है सर, ये 1 अप्रैल हो गया। फिर 1 मई क्या किया? वापस परचेज किया 300 इंटू 104, तो 31,200, और ये प्राइस आपके लिए क्या है? कम इंटरेस्ट है। ब्रोकरेज 1% है, तो 312 ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा। कम इंटरेस्ट है मतलब अपने को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। लास्ट ड्यू डेट कौन सी निकली है जहाँ तक सेलर को इंटरेस्ट मिला होगा? 31 मार्च। तो इस केस में 31 मार्च से क्या है ट्रांजैक्शन डेट अपनी? 1 मई। तो 31 मार्च से 1 मई तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो मार्च के बाद अप्रैल और मई कितने महीने हो गए? 2 मंथ, 2 महीने का इंटरेस्ट। कैलकुलेट फेस वैल्यू पे होगा, तो 30,000 का फेस वैल्यू है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है? 15% इंटू 15% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2। 750 का इंटरेस्ट है जो कि इंक्लूडेड है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 31,200 माइनस 312, सॉरी 31,200 प्लस ब्रोकरेज 312, और इंटरेस्ट क्योंकि एडेड है माइनस हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आ रहा है 30,762। यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, 1 मई के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जून। 1 जून को हम लोगों ने क्या किया? सेल किया, तो एक्सपेंसेस का फ़र्क पड़ता है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 102 के हिसाब से 10,200, और ये कम इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट एडेड है। ब्रोकरेज 1% है, 31,200 का 1%, सॉरी 10,200 का 1%। 102 ब्रोकरेज है जो माइनस होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका NCR क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक दोगे? लास्ट ड्यू डेट है 31 मार्च, जहाँ तक एज ए सेलर हमको इंटरेस्ट मिला था वहाँ से लेके 1 जून, अप्रैल मई, 2 मंथ्स का। तो ऊपर गलत निकाल दिया, इसका मतलब अपन ने इंटरेस्ट है ना, मई तक, मार्च के बाद अप्रैल 1 मंथ का ही निकलेगा बच्चों, सॉरी। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन फेस वैल्यू था 30,000, 30,000 का 15% डिवाइड बाय 12, 375 ही आएगा। 31,200 प्लस 312 का ब्रोकरेज है और माइनस इंटरेस्ट 375, तो ये कुछ आ रहा है कॉस्ट आपका 31137। चलो 1 जून को ट्रांजैक्शन हुआ, तो लास्ट ड्यू डेट 31 मार्च है। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, 31 मार्च से 1 जून, तो मार्च नहीं गिनना, जून नहीं गिनना, अप्रैल और मई 2 मंथ्स। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000, 10,000 पे 15% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ के हिसाब से 250 का इंटरेस्ट एडेड है माइनस होगा। तो 10,200 में से 102 ब्रोकर को दे दिया और माइनस 250 इंटरेस्ट का मिला, तो यहाँ पे आएगा 9848। 1 जून के बाद 1 जुलाई परचेज किया है, कॉस्ट निकलेगी
तो 400 मल्टीप्लाई बाय 101, 40,400, और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट इसके अलावा निकलेगा, ठीक है। ब्रोकरेज 1% लेना है, 404 ब्रोकरेज आएगा, वो ऐड होगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं, इंटरेस्ट आएगा नहीं, अलग से आएगा इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक, 31 मार्च लास्ट ड्यू डेट है, वहाँ से लेके 1 जुलाई तक। तो अप्रैल मई जून कितने मंथ्स का, 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। फेस वैल्यू 40,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ, 1500। ठीक है ना, ये 1500 का तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। और 40,400 में परचेज किया प्लस 404 ब्रोकरेज दिया, तो कॉस्ट होगी 40,804। 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त को सेल किया है। सेल करोगे तो एनसीआर निकालना है, ध्यान रखना है ना। तो 200 इंटू 106, 21,200, और वो कम इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट एडेड है का 1% ब्रोकरेज 212, ये माइनस होगा। और इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक मिला अपने को एज ए सेलर, 31 मार्च लास्ट ड्यू डेट है, वहाँ से लेके 1 अगस्त तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का। तो फेस वैल्यू देख लो 20,000 है, इंटू रेट ऑफ 15% है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट अपने को मिला है, एडिशनल नहीं आएगा, ठीक है। तो 21,200 में बेचा, उसमें से 212 ब्रोकरेज दे दिया, और 1000 रुपीज़ उसमें से इंटरेस्ट का है, तो ये 19,988 आ रहा है। और 1 सितंबर को क्या किया देखो, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1 सितंबर को सेल किया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस है, तो 10,500 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ब्रोकरेज आएगी 105, वो माइनस होने वाली है, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा अपने को, तो 31 मार्च से लेके 1 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ का। फेस वैल्यू 10,000 है, उस पे 15% 1500 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे 625 आ रहा है, जो मार्केट प्राइस में एडेड है, इसलिए माइनस कर देंगे, एडिशनल इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। नाउ यू कैन कैलकुलेट एनसीआर। 10,500 मिले, उसमें से ब्रोकरेज दे दिया 105, ओके, गड़बड़ हो गई, एडिशनल इंटरेस्ट निकलेगा। मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है ना, मतलब इंटरेस्ट तो मार्केट प्राइस में एडेड ही नहीं है। तो ये मेरा एनसीआर हो गया 10395, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा 31 मार्च से 1 सितंबर। तो 31 मार्च से 1 सितंबर कितने मंथ हो गए मार्च के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला था ना शायद अपन ने। तो 10,000 पे 15% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ, 625। तो ये एक बार के लिए अपना वर्किंग नोट रेडी हो गया। ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट के देखो कितने, 1 2 3 है ना, तो इस पे तो इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, बाकी 2 पे मैंने एडिशनल इंटरेस्ट निकाल लिया। और जहाँ जहाँ कम इंटरेस्ट है ना, वहाँ वहाँ पे अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको माइनस कर दिया। ठीक सर, ये एक तरह से अपना वर्किंग नोट रेडी हो गया। चले, ओके। 1 अप्रैल को क्या किया, परचेज किया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक फेस वैल्यू 20,000 है, इंटरेस्ट आप देख लो है ही नहीं,
और अमाउंट कितना है 19796। फर्स्ट में टू बैंक फिर परचेज किया, फेस वैल्यू 30,000, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरेस्ट कितना है, देखो यहाँ से पता चल रहा है 375 का इंटरेस्ट है, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 31137, ये कॉस्ट है। ओके, 1 मई के बाद देखो, 1 अप्रैल 1 मई के बाद 1 जून को सेल किया, क्या एंट्री होती है, सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 मई को बाय बैंक, जो बेचा उसका फेस वैल्यू 1 जून है ना, 1 जून सॉरी, 1 जून को जो सेल किया उसका फेस वैल्यू कितना है 10,000, और उसका इंटरेस्ट देख लो जो तुमने सेल किया 250 इंटरेस्ट है, और उसका एनसीआर देख लो 9848 है। अब हमेशा ध्यान रखो कि परचेज करते समय तो एक ही एंट्री होती है, पर सेल के साथ में प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट होता है, तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 जून का निकाल रहे हैं, तो वी हैव एनसीआर, एनसीआर कितना है 9848 है, और इसको कंपेयर करना है कॉस्ट से। अब अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोलूँगा कि ये जो 10,000 है ना वो 20,000 में से हैं, तो 19796 कॉस्ट है कितनी की, 20,000 की, तो 10,000 की कॉस्ट कितनी होगी, तो क्या करेंगे 19796 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कुछ बेटा ये आ रहा है 9898, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, 9898 माइनस 9848, तो इसके हिसाब से तो 50 रुपीज़ का क्या है लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 1 जून को ही लिखना पड़ेगा बाय पीएनएल इन्वेस्टमेंट के कॉलम में 50। तो ऐसा करने से ये अकाउंट तुम्हारा क्या हो गया, कॉस्ट पे मेंटेन हो गया। उसके बाद देखो चलो 1 जून हो गया, 1 जून के बाद 1 जुलाई को परचेज किया टू बैंक, फेस वैल्यू 400 के हिसाब से कितना हो गया 40,000, ठीक है। अब 1 जुलाई पे देख लो इंटरेस्ट कितना था, भले एडिशनली हो पर इंटरेस्ट है तो सही ना 1500, इंटरेस्ट अलग से पेमेंट करना पड़ा 1500, और 40,000 की कॉस्ट कितनी है देखो 4040804, ठीक है। 1 जुलाई का हो गया, 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त को सेल किया, बाय बैंक, जो सेल किया उसका फेस वैल्यू 20,000 है, और 1 अगस्त को देख लो इंटरेस्ट है क्या 1000 है, 1,000, कहाँ से आ रहे 1,000, ये 20,000 पे 15% के हिसाब से 20,000 इंटू 15%, 3,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ, ओके 1,000 रुपीज़। और 1 अगस्त का एनसीआर देख लो 19988, 19988 एनसीआर है। अब फिर सेल के साथ में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगेन वर्किंग नोट बना सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, डेट डाल दो 1 अगस्त का, एनसीआर 19988 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब अपने को कॉस्ट चाहिए,
मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या हुआ, ये जो 20,000 के थे ना इन्वेस्टमेंट, उसमें से तुमने 10 बेच दिए, मतलब इसमें से अभी तो 20,000 में से भी 10 पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो 20,000 सेल हुए ना, ये वाले, ये जो 20,000 सेल हुए ना, इसमें से 10 तो ये हैं और बाकी 10 इसमें से हैं, तो 2 में से सेल हुए हैं। तो अगर मैं 10,000 का फेस वैल्यू अलग है और 10,000 का फेस वैल्यू अलग है और इनका प्रपोर्शनेट कॉस्ट कैलकुलेट करूं, तो क्या करना पड़ेगा पता है, 19796 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और 31137 डिवाइड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा जो है वो 20,000 में से है और थोड़ा 30,000 में से है। तो 19796 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ रहा है 9898 प्लस 31137 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कुछ आ रहा है 20, नहीं गलत है, 31137 डिवाइड बाय 30 इंटू 10, तो ये कुछ आ रहा है 10379 प्लस 9898। तो बच्चों इसकी कॉस्ट आ रही है 20277। तो यहाँ भी कॉस्ट ज़्यादा है, -19988, 289 का लॉस है। तो 289 का तुमको यहाँ पे लॉस है, सॉरी। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय पीएनएल इन्वेस्टमेंट के कॉलम में लिखना 289, ठीक है। 1 अगस्त के बाद में देखो, 1 अगस्त के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 सितंबर को फिर सेल किया है। तो 1 सितंबर को बाय बैंक, ठीक है, कितनी फेस वैल्यू है, 10,000, ठीक है। और अब अपने को देखना है इसका इंटरेस्ट है क्या, 625 इंटरेस्ट है। और इसका एनसीआर कितना है, तो 10395 एनसीआर है। और फिर बोलूँगा परचेज के वक्त एक ही एंट्री होती है बेटा, पर सेल के वक्त हमेशा सेल के साथ प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ता है। तो अब तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल 1 सितंबर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल 1 सितंबर। तो एनसीआर कितना है देखो इसका, 10395 एनसीआर है और माइनस कॉस्ट करनी है। तो क्या कहानी है, अब बताओ कितना सेल हुआ है तुम्हारा, 10 और 20 30 तुम पहले ही सेल कर चुके हो। तो 20 इसमें से गया, 10 इसमें से गया, मतलब अभी भी 30 में से आपके पास 20 पड़े हुए हैं। तो ये जो 10 सेल हो रहा है ना, ये 10, ये भी 30 में से ही सेल हो रहा है। तो प्रपोर्शनेट करना है मेरे को। तो मैं क्या लिखूंगा, 31137 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 10,000, ठीक है ना। 31137 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कुछ 10397 आ रहा है। कॉस्ट कम है और माइनस यहाँ पे क्या करना है, 10395, तो 16 रुपये का प्रॉफिट है तुमको। तो इस केस में आपको 16 रुपीज़ का क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो यहाँ पे आपको करना चाहिए 1 सितंबर
2 PNL और अमाउंट कितना आ रहा था 16 रुपीज़। बस ये फाइनली तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जो गिवन पीरियड था उसका इन्वेस्टमेंट है। ईयर एंड नहीं है इसलिए मैंने बैलेंस नहीं किया, ठीक है। पर ये दो लास्ट के एग्जाम्पल से तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि परचेज के वक्त कॉस्ट कैलकुलेशन कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट में, सेल के वक्त एनसीआर का कैलकुलेशन कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है भूल मत जाना कि सेल के साथ आपको प्रॉफिट लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए एनसीआर को कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। और कॉस्ट का कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि फीफो मैथड है, लीफो या वेटेड एवरेज है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो बचे हुए पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करता हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना।